हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के टॉप 40 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी। दोस्तों, अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन आपके पास आनंद सागर सूरी, विजय कनक सूरी, हीर विजय सूरी या फिर विजय शांति चंद्र सूरी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है आपका हीर विजय सूरी। दोस्तों, हीर विजय सूरी यह आपका 1526 से लेकर 1595 तक जैन मुनि थे और इन्होंने ही अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया था। और उस बात से दोस्तों अकबर बहुत ही प्रभावित हुए थे और इसलिए इन्होंने हीर विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? दोस्तों, मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? तो ऑप्शन आपके पास हैं मराठा, खिलजी, तुगलक, सैयद। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है मराठा। मुगल साम्राज्य के बाद सबसे शक्तिशाली हुआ मराठा साम्राज्य था। दोस्तों, मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में शिवाजी ने की थी। और दोस्तों, जब पेशवा का टाइम आया, इसमें पेशवा बाजीराव के काल पे मराठा साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। ठीक है, 1760 के लगभग जो मराठा साम्राज्य करीब 28 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के बाद कौन सबसे शक्तिशाली हुआ? तो आपका आंसर है मराठा साम्राज्य। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? ऑप्शन आपके पास हैं जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पर ही उसके बाद जब मुगल काल का पतन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पर सबसे लंबा विस्तार जो हुआ था मुगल वंश का, वह औरंगजेब के समय पर हुआ था। और जैसे ही औरंगजेब का काल ख़त्म होता है, वहाँ से मुगल काल का जो पतन है वह शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि शासनकाल किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति या फिर याद में हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास मुमताज़, नूरजहाँ, जहाँआरा, जोधाबाई। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, मुमताज़। ताजमहल का निर्माण मुमताज़ की याद में या फिर स्मृति में किया गया था। ताजमहल का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वह शाहजहां ने करवाया था अपनी मुमताज़ बेगम जो मुमताज़ की याद में, जो कि यह सफ़ेद संगमरमर से बना है, जिसका जो सफ़ेद संगमरमर है वह आपका मकराना का यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? चार ऑप्शन के पास जलालुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, देवगिरी को जो सर्वप्रथम जीता था, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दोस्तों देवगिरी को सर्वप्रथम जीता था। इसने यहाँ के जो यादव वंश के राजा थे उसको 1204 में पराजित किया था। ठीक है, और यहाँ से देवगिरी से बहुत ज़्यादा इसने धन संपदा लूटी थी, जिससे इसकी जो शक्ति थी वह बहुत प्रबल हो गई थी। और इसका जो सुल्तान बनने की जो चाह थी और जो इसके मन में इच्छा थी वह और ज़्यादा प्रबल हो गई थी, जिससे इसने क्या किया कि इसने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार दिया और उनके जगह पर खुद सुल्तान बन गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? 1309 में
वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया? 4 ऑप्शन आपके पास। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मलिक काफूर, सी जलालुद्दीन फिरोज या फिर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, जो कि 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान चलाया था, ऑप्शन नंबर बी मलिक काफूर। दोस्तों मलिक काफूर ने ही 1309 में वारंगल के खिलाफ जो अभियान चलाया था वह अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर चलाया था, क्योंकि दोस्तों जो मलिक काफूर था वह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण इसने जितने भी विजय हासिल की हैं उनमें अधिकतम जो नेतृत्व किया है वह आपका मलिक काफूर के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान जो चलाया था वह मलिक काफूर ने चलाया था अपने राजा अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? ऑप्शन आपके पास दोस्तों औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मजमा अल बहरैन की रचना ऑप्शन नंबर आपका सी है दोस्तों, दारा शिकोह ने की थी। मजमा अल बहरैन में दोस्तों वेदांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और जो दारा शिकोह था वह आपका शाहजहां का बड़ा पुत्र था। आपको याद रखना है कि शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, और इसने ही मजमा अल बहरैन की रचना की। यह बहुत विद्वान था संस्कृत व फारसी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद, दोस्तों यहाँ पे अथर्ववेद है, अथर्ववेद का पारसी अनुवाद किया है? तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है हाजी इब्राहिम सरहिंदी, अबुल फजल, राजा मान सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का पारसी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हाजी इब्राहिम सरहिंदी। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने ही अथर्ववेद का पारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था? दोस्तों जिंदा पीर किसे कहा जाता था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता था। कहते हैं दोस्तों कि औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता था और टोपी सिलने का भी काम करता था। इन्हीं कारणों की वजह से दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है जिंदा पीर औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि घोघा के गोहिल राजपूत राजा मोखतजी गोहिल किसके समकालीन थे? घोघा के गोहिल राजपूत राजा मोखतजी गोहिल किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक। घोघा के गोहिल राजपूत राजा मोखतजी गोहिल मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? दोस्तों जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन के पास अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। जुझार सिंह बुंदेला दोस्तों यह आपका वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था और उसने ही शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि दोस्तों शाहजहां ने जुझार सिंह बुंदेला के जो राज्य में अपनी राज सेना थी वह उस तलाशी लेने के लिए भेजी थी। ठीक है, तो उसके विद्रोह में इसने शाहजहां के खिलाफ अभियान चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? दोस्तों मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पर ही जो मुगल काल की सीमाएं थी वह सबसे अधिक थी दोस्तों, इसलिए यहाँ पे चरमोत्कर्ष का वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो
औरंगजेब के टाइम पर जो मुग़ल काल का शासन क्षेत्र था वह सबसे लंबा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सल्तनत काल और मुग़ल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल और मुग़ल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन आपके पास तकावी, खम्स, खराज या फिर ज़कात। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है तकावी। कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋण को दोस्तों तकावी कहा जाता था। ठीक है, बीजों, खेती आदि के लिए जो ऋण दिया जाता था उसको तकावी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मुग़ल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र से था? मुग़ल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजस्व या फिर सेना। तो दोस्तों मुग़ल काल में अमल गुजार आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपका राजस्व विभाग से था। मुग़ल काल में अमल गुजार जो पद था दोस्तों वह राजस्व के क्षेत्र से था और यह अकबर के अधिकारी होते थे। दोस्तों जो शासक था अकबर के जो अधिकारी होते थे अमल गुजार राजस्व के क्षेत्र में, तो इनका जो कार्य होता था दोस्तों वह भूमि का राजस्व इकट्ठा करना और उनका मूल्यांकन करना। तो इसका जो काम करते थे वह अमल गुजार कहलाते थे। ठीक है, और वह राजस्व के क्षेत्र से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि जहांगीर। जहांगीर ने ही 1617 में तंबाकू पर रोक लगा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में हुई या फिर किसके काल में की? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की? ऑप्शन है शेर शाह, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, शेर शाह। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना शेर शाह के टाइम पर की थी, जो कि दोस्तों रानी पद्मिनी के ऊपर लिखा गया महाकाव्य है। ठीक है, आपको याद रखना है पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और यह किसके टाइम पर? शेर शाह सूरी के टाइम पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें किसके समय लिखी गई? शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें किसके समय लिखी गई? तो ऑप्शन आपके पास अकबर, शाहजहां, शाह आलम या फिर औरंगजेब। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, औरंगजेब। शास्त्रीय संगीत की जो सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई थी वह आपका औरंगजेब के टाइम पर ही लिखी गई थी। दोस्तों यद्यपि जो कि औरंगजेब था इसने संगीत पर रोक लगा दी थी। ठीक है, औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, उसके बावजूद भी दोस्तों सबसे अधिक जो पुस्तकें लिखी गई थी वह आपका औरंगजेब के टाइम पर ही लिखी गई हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें औरंगजेब के टाइम पर लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, गुलवदन बेगम या फिर अबुल फजल। तो दोस्तों हुमायूं नामा की रचना ऑप्शन नंबर सी है आपका, जो गुलवदन बेगम ने की। दोस्तों गुलवदन बेगम ने अकबर के कहने पर की थी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं नाम की रचना किसने की? तो गुलवदन बेगम ने की थी और वह अकबर के कहने पर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? ऑप्शन है पेशवा, अमात्य, न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, पेशवा। शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन पेशवा देखता था। ठीक है दोस्तों, जो पेशवा होता था वह शिवाजी द्वारा निर्मित जो अष्टप्रधान थे उनमें से सर्वप्रथम होता था। अष्टप्रधान में जो सर्वप्रथम होता था उसी को हम
पेशवा कहते थे। दोस्तों जो प्रथम पेशवा थे उनका नाम मोरोपंत था, और जब बाद में ऐसा कालांतर के बाद दोस्तों शिवाजी के टाइम पे उनके बाद इनके जो सम्राट था उसमें पेशवा का ही वर्चस्व अधिक हो गया था, और जो राजा था वह सिर्फ नाम मात्र का रह गया था। इसलिए आपको याद रखना है कि शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन दिखता था, तो ऑप्शन नंबर ए पेशवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई, इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की? पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई थी, इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की? ऑप्शन आपके पास हैं जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय, अमर सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है आपका जयसिंह प्रथम। पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई थी, इसमें जो मुगलों की तरफ से जो नेतृत्व किया था या फिर संधि की थी वह आपका ऑप्शन नंबर ए जयसिंह प्रथम ने की थी। दोस्तों जो पुरंदर की संधि हुई थी वह आपका 11 जून 1665 को हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें मुगलों की तरफ से नेतृत्व या फिर जो संधि की थी वह जयसिंह प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, जोधपुर, या फिर बीकानेर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है आपका अजमेर में है, और यह एक सूफ़ी संत थे। ठीक है, आपको याद रखें इनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है राजा राम राय, सदाशिव राय, कृष्णदेव राय, या फिर हरिहर राय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने ही जो विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया था। दोस्तों यह जो विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, इनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों 1509 से लेकर 1530 तक था। लगभग यह बाबर के समकालीन थे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बाबर की मृत्यु भी 1530 के लगभग ही हुई थी, और उनकी जो मृत्यु हुई थी 1529 की या फिर 30 के लगभग में हुई थी, 1529-30 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया था ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। दोस्तों जो गुरु अर्जुन देव थे ये आपके सिखों के 5वें गुरु थे, और जिनको जहांगीर ने खौलते तेल में डलवाकर इनकी जो मतलब इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि दीवाने आमिर कोही, दोस्तों दीवाने आमिर कोही विभाग की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दीवाने आमिर कोही की स्थापना की थी, जो कि यह दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख विभाग माना जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है दीवाने आमिर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मुरीद किसे कहा जाता था? दोस्तों मुरीद किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन है सूफ़ी संतों के शिष्यों को, सूफ़ी संतों को, सूफ़ी संतों के विचार मानने वाले राजा, या फिर सूफ़ी संतों के गुरु। तो मुरीद किसे कहा जाता था? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सूफ़ी संतों के शिष्यों को जो कहा जाता था मुरीद कहा जाता था। ठीक है, आपको याद रखना है कि मुरीद सूफ़ी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वह आपके सूफ़ी संत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पातशाह गाजी किस मुग़ल सम्राट को कहा जाता था?
पातशाह गाजी किस मुग़ल सम्राट को कहा जाता था? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर। पातशाह गाजी जहांगीर को कहा जाता था। ठीक है, नाम याद रखना आपको, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? दोस्तों, चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, जयचंद और भीमदेव सोलंकी, या फिर मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो दोस्तों, जो चंदावर का युद्ध हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। दोस्तों, यह फेमस युद्ध है जो कि 1194 में हुआ था, चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद की हत्या कर दी थी। और यह गढ़वाल वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, जयचंद। तो आपको याद रखना कि जो चंदावर का युद्ध था 1194 ईस्वी में हुआ था, इसमें जयचंद की हत्या कर दी थी मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1368, 20 अक्टूबर 1468, या फिर 20 अक्टूबर 1469, 20 अक्टूबर 1522। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म 20 अक्टूबर 1469 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका राइट आंसर। 20 अक्टूबर 1469 को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, और यह दिन दोस्तों प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव का जो जन्मदिन है वह प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? तो ऑप्शन है पांडे, चोल, होयसल, या फिर चेर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका पांडे। मार्को पोलो पांडे राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो मार्को पोलो है पांडे राज्य के क्षेत्र में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मुल्क ए खादिम, मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? दोस्तों, मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? तो ऑप्शन है मराठा साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य, या फिर सल्तनत। तो दोस्तों, आपको याद रखना है मुल्क ए खादिम के नाम से ऑप्शन नंबर ए मराठा साम्राज्य। मुल्क ए खादिम के नाम से मराठा साम्राज्य ही जाना जाता था। ठीक है, आपको याद रखना है मराठा साम्राज्य, मुल्क ए खादिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर। दोस्तों, हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर जो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। ठीक है, नाम याद रखना आपको, हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर जो कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन के पास 1172, 1175, 1178, या फिर 1182। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है 1175। मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया था, तत्कालीन मुल्तान पर, जो कि दोस्तों अब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो मुल्तान पर आक्रमण किया था, और उस समय मुल्तान पर करमात जाति के जो मुस्लिम शासक थे उनका राज्य था, उनको दोस्तों मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। तो आपको याद रखना है कि 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था मुल्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किसके काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां,
या फिर औरंगजेब। तो किसके काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जहांगीर के काल को ही मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मुग़ल चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास जहांगीर के टाइम पर ही हुआ था, इसलिए इसके काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसका काल मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसका काल मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। दोस्तों किसका काल मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां के काल को ही मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शाहजहां ने बहुत अपने जो शासन के टाइम पर बहुत सारे इमारतों का, बहुत सारी जो धरोहर हैं उनका निर्माण करवाया था। जैसे कि दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, आगरा में है, जो कि दोस्तों शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है और जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया। दोस्तों ऐसी बहुत सारी इमारतें शाहजहां के टाइम पर ही बनी थी, ठीक है, इसलिए इनको दोस्तों शाहजहां के काल को मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहते हैं। दोस्तों जहांगीर के काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं और शाहजहां के टाइम पर वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चित्रकला है आपका जहांगीर और वास्तुकला है आपका शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ऑप्शन है 711 ईस्वी में, 712 ईस्वी में या फिर 713 ईस्वी में या फिर 714 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। भारत के सिंध पर आक्रमण किया था दोस्तों, जहाँ का राजा दाहिर था। दाहिर नामक राजा था वहाँ पर दोस्तों, और इसने आक्रमण किया था सिंध पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, लिंगराज मंदिर आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में है। उड़ीसा के दोस्तों भुवनेश्वर में स्थित आपका लिंगराज मंदिर, जिसको जजाति केसरी ने बनवाया था। जजाति केसरी, ठीक है, जजाति केसरी ने बनवाया था दोस्तों, और यह आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नटराज की कांस्य मूर्ति, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन है चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश या फिर राष्ट्रकूट वंश। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए है। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर नटराज है इसका मतलब है तांडव नृत्य में, तांडव नृत्य की मुद्रा में जो शिव भगवान है उनकी जो मुद्रा है वह तांडव करते हुए हैं, और उसका जो मूर्ति है उसको नटराज की मूर्ति कहते हैं। ठीक है, उसको नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वह आपका चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? दोस्तों अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांडे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, अमोघ वर्ष ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, और यह राष्ट्रकूट वंश राजा था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? दोस्तों ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है अकबर। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम अकबर के समकालीन थी। दोस्तों जो एलिजाबेथ प्रथम है यह 1558 से लेकर 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी, और यह टाइम आपका
अकबर का भारत में टाइम पीरियड था। तो दोस्तों एलिजाबेथ प्रथम आपके अकबर के टाइम पीरियड पर या इनकी समकालीन थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अकबर। अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खान, थानेश्वर अकबर के शासनकाल में ही थे या फिर उनके दरबार में थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है अकबर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके टॉप 40 क्वेश्चन जो कि आपके हिस्ट्री से रिलेटेड थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों अगर आपने पूरे वीडियो देखा है तो आपको पता चला होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने ऐड किए थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आए हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए जिससे कि आपको और वीडियोस ऐसे अच्छी प्रोवाइड करेंगे हम। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।